हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होते हैं। तो सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। अपना कॉपी पेन भी सभी साथ में लेकर बैठेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और टारगेट आपको दे रहा हूं मैं सिर्फ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से सभी को आंसर देना है, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। फटाफट से हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है राज्यपाल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सभी को साथ साथ आंसर देना है और मेरे से पहले आंसर देने का आपको प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहले आपको ये पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? What is the approximate length of the land border of India? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है 15,200 किलोमीटर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी की सभी सिलेक्टेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है 2.42%, आपका राइट आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सभी को आंसर देना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश? तो यदि आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है बांग्लादेश, तो आपका राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? गयासुद्दीन तुगलक, विजयालय, दंतीदुर्ग या फिर सिमुक? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दंतीदुर्ग। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर, पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है छत्तीसगढ़, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका ज़्यादा समय यहाँ पे इन्वेस्ट ना हो और आपके 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, रावी नदी, घग्गर नदी या फिर सतलुज नदी? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है घग्गर नदी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गोमती, यमुना, गंडक या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर मैच करेंगे। यदि आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ऑल ऑफ द अबव, आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर या फिर लाल बहादुर शास्त्री? क्या आंसर दे रहे हो? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, लाल बहादुर शास्त्री, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज द मोस्ट पॉपुलेट यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। दिल्ली जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम राज्य की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, तो मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देंगे। हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? वेयर इज द महाबलीपुरम टेम्पल लोकेटेड? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, तमिलनाडु। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल, हरियाणा, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश? और देखिए आप बोल रहे थे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन कराइए, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड बस 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके आर्मी लेवल के। जैसे पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया, पहली मृत्यु किसकी हुई या फिर कहाँ पर हुई, पहला कोरोना वायरस मुक्त राज्य कौन सा था, पहला कोरोना वायरस मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, कोरोना वायरस में कौन कौन से विषाणु शामिल होते हैं, बस इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम या फिर भारत माता की जय? तो राइट आंसर यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है, सत्यमेव जयते, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके सेक्शन ए कंप्लीट होता है, सामान्य ज्ञान। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान। आपके सामने स्क्रीन पर है और जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे तो आपको ऐसे बताना है कि सेक्शन ए में आपके कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में आपके कितने राइट हुए हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कितने राइट हुए हैं, और आपको टोटल भी बताना है। और ध्यान रखिएगा आज आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लेकर चलनी है साथ में। 1/4 आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग काट के आपको मुझे टोटल स्कोर बताना है। क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे, मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, मार्श गैस, ग्रीन हाउस गैस या फिर टीयर गैस? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मार्श गैस को मीथेन गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, रेडिएशन या फिर कंडक्शन? तो कपूर को जो है यह सब्लिमेशन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपको पता है क्या होता है, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो दूध का दही बनना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है स्क्रीन पर। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठंडे पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी होती है, इस टाइप से, है ना। और ये वाला क्वेश्चन मैं भी आपको करीब 5 से 6 बार करवा चुका हूं। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। शुष्क बर्फ डैश कहलाती है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी, शिरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, शिरा कहलाती है। और आपको बोलेगा कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है धमनी। ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? या फिर यूं कहें कि बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। तो राइट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, चावल में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। चावल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फैट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है स्क्रीन पर। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? द पीपल वर्किंग वेयर गेट ब्लैक लंग डिसीज। ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है कोयला खान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य डैश करता है? द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक इज ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लीवर, स्प्लीन या फिर स्टोमच। तो आंसर मैच कीजिएगा। यदि आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिएगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारी ई बुक नहीं ली है जिसके अंदर मॉडल पेपर मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर मिलेंगे और साथ में 1500 क्वेश्चन और मिलेंगे रीड करने के लिए, तो उसको ज़रूर लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको डिटेल दिखाई दे रही है। दिए गए नंबर पे आपको 99 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से ट्रांसफ़र करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको हमारे मॉडल पेपर 10-15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके अंदर पास की और दूर की दोनों ही प्रकार से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके अंदर उत्तल और अवतल दोनों लेंस की मात्रा शामिल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? यदि आपको हिंदी में बोलेगा तो इसको द्विफोकल लेंस भी आपको बोल सकता है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। विज्ञान की शाखा एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 28 फरवरी को ट्रेडमैन वाले पेपर में। विज्ञान की शाखा में एग्रेस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होता है तो किसकी शाखा में होता है? घास का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी कहलाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। डीटीपी का टीका, है ना, ये तरीका नहीं है। डीटीपी का टीका किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीटीपी का टीका किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है उपरोक्त सभी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। कम से कम मॉडल पेपर को तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और देख सकते हैं कि आपके और आपके फ्रेंड में कितना कंपटीशन है, आपका और आपके फ्रेंड के बीच में कितना स्कोर लेवल रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे। निम्न में से सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है ये तो। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर ऑस्टियोसाइट? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल का अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन सी गणित। 31 से 45 प्रश्न। सेशन सभी को कंप्लीट लगाना है, चाहे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका मैथ वीक है। राइट, कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी आपका गणित का क्वेश्चन नंबर 31। यदि 3 दर्जन केलों का मूल्य 78 रुपये है तो 5 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा कैसे करेंगे कि 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 78 रुपये है। तो 5 दर्जन केलों का मूल्य बताना है, ऐसे आप लिख लो इसको। राइट, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 78 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। क्लियर है सभी को? अब 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 छिके 18। 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ऑप्शन आपका सी जो है 130 रुपये करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पर अच्छे से आ सके। ओके, ऐसा करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ना, वो इसको इंग्लिश में रीड करेंगे, हम सेशन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर 3 दिन में कुल कार्य का कितना भाग समाप्त कर देंगे? इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए, सबसे पहले हमें वर्क पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, और ये 60 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। अब देखिएगा, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है और 20 तिया 60 होता है ना। यानी कि ये ए की, बी की और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। अब इनकी जो बोला है कि तीनों मिलकर 3 दिन में कुल कार्य का कितना भाग समाप्त कर देंगे। तो देखिएगा, तीनों की एफिशिएंसी का अगर हम टोटल करेंगे तो 5 4 9 और 3 कितना होगा? 12 होगा, और तीनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? ये 36 यूनिट काम खत्म कर देंगे। तो ये बोला है कि ये कुल काम का कितना भाग समाप्त कर देंगे। तो देखिएगा, 36 यूनिट इन्होंने काम किया है, टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है ना। तो इन्होंने कितना भाग कंप्लीट कर दिया है? चिकम 36, 6 10 60, यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10,
तो इन्होंने कुल 3/5 भाग कंप्लीट कर दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 26/5 है, तो भिन्न ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न को क्या किया करो, आप ऑप्शन से सॉल्व कर लिया करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है ना। नहीं तो ऑप्शन से सॉल्व नहीं करोगे तो आपका थोड़ा लेंथी बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बाद में, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तब तक तो आप चारों ऑप्शन सॉल्व करके निकल जाओगे। देखो इसका आंसर मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को पिक करूंगा। 1/5 एक भिन्न है। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो वो क्या होगा? 5 होगा। इनका योगफल आपको देखना है क्या 26/5 आ रहा है। तो देखिएगा इसको जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 26/5 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से मत करना, है ना। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सॉल्यूशन की बजाय ऑप्शन से जल्दी निकलते हैं, तो आपको वहां पे अपना स्मार्ट वर्क लगाना है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, जल्दी से डिस्कस करेंगे। बोला है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 21:19 है तथा उसकी मासिक बचत अगर 1000 हो तो उसकी आय ज्ञात करो। देखिएगा ये मैंने लिख दिया, आई से इनकम, ई से एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और एस से सेविंग। यदि उसकी आय का रेशो 21 दे रखा है, खर्च का रेशो 19 दे रखा है, तो बचत का रेशो कितना हो जाएगा? यहाँ से फिर अगर हम इनकम में से खर्च घटा देंगे तो हमारी बचत निकलेगी, और बचत का रेशो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। क्या इतना सभी का क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो सेविंग का रेशो है वो 2 है ना, और आपको बोला है प्रश्न में 1000 रुपये की बचत कर रहा है, यानी कि 2 रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1000 आ गई। तो 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो पहले। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 500 रुपये आ जाएगी। क्लियर है ना। बोला है कि उसकी आय ज्ञात करो। इनकम का रेशो कितना है भाई? 21 है। तो अगर 1 रेशो की वैल्यू 500 है तो 21 रेशो की वैल्यू आप निकाल लो। क्या करोगे? 21 इंटू 500 कर लोगे। सिंपल है ना। तो कर लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10,500 रुपये उसकी मंथली इनकम होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। दिए गए गुणनफल में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर हमसे यूनिट डिजिट बोला है तो हमको यूनिट डिजिट ही चेक करना है। अब एक चीज देखो, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनके ऊपर कितनी भी पावर कर दो, इनकी पावर कितनी भी कर दो, इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है ना। तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, पावर अगर हमने 102 भी कर दी तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 651 में भी यूनिट डिजिट 1 है, पावर अगर हमने 56 रखी है तो भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी को समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। फटाफट से सभी को आंसर देना है। किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो नीचे क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखिएगा सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 390 रुपये है, इंटू 100 करेंगे और नीचे 20% का लाभ हो रहा है तो नीचे आपका 120 हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? अब देखो ये जीरो से आपकी ये जीरो कैंसल,
3 से कैंसिल करता हूँ, 3 चौके 12 और यहाँ पे आएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 25 टाइम में जाएगा। अब 25 को 13 से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 250, 25 तिया 75, तो यहाँ पे 5 2 325 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। जल्दी से सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/4 ए स्क्वेयर, यही होता है। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 4√3 ऑलरेडी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये √3 से सामने वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर जाके 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ पे 16 बनेगी। तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ से 4 बनेगी। ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38 सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है सामने कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उनके स्थान को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या मूल संख्या से 54 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। कैसे करोगे? ऐसे प्रश्न को भी आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये आपके माइंड को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में मेथड नहीं बताना कि हमने इस मेथड से सॉल्व किया है, हमें तो बस आंसर पे क्या करना है, गोल करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए को पिक करूं 93, तो पहले हमको देखना है 9 और 3 का योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो पहली लाइन जो हमारी है वो क्लियर है। इनके स्थान को आपस में बदलेंगे तो 39 हो जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो 54 आना चाहिए। 13 में से 9 गए 4, 8 में से 3 गए कितना हो गया, 5 हो गया, 54 आ रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी का? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न कि संख्या 450 के 1/3 के 1/5 भाग का कितना हिस्सा 5 होगा। क्या बोला है कि संख्या क्या है, 405 है। 405 के 1/3 का 1/5 का कितना हिस्सा, जिसको मैं क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं, क्या है, 5 है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 5 तिया कितने होते हैं, 15 होते हैं, और 15 से ये कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 30 आएगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे बनेगा आपका 30x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/30 हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/6 आएगा x की वैल्यू। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1/6। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मेंसुरेशन आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का √2a होता है। क्लियर? हमको ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 289 दे रखी है। तो यहां से ए यानी कि जो उसकी भुजा है, साइड है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। क्लियर है सभी को? अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है डायगोनल की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 इंटू 17 कर देंगे। तो यहाँ पे 17√2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है।
बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 6 मेजों और 12 कुर्सियों का मूल्य 7800 रुपये है। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। बताइएगा जल्दी से। तो देखिए कैसे करेंगे कि एक मेज का औसत मूल्य 750 है, टोटल मेज कितने हैं, छः मेज हैं। तो यदि मैं 6 मेजों का टोटल मूल्य निकालूं तो 750 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 6 मेजों का टोटल मूल्य आ जाएगा 5 छिके 30 की 0 हासिल 3, 7 छिक 42 और 3 4500। अब मेजों और कुर्सियों का मूल्य 7800 रुपये है। अगर मैं 7800 में से 4500 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 कुर्सियों का मूल्य बचेगा टोटल। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 0, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, जो 3300 रुपये है ये 12 कुर्सियों का मूल्य है। 12 चेयर्स की टोटल कीमत कितनी है भाई, 3300 रुपये है। क्या क्लियर है इतना सभी का? अब यहाँ पर समझिए, हमको बोला है एक कुर्सी का औसत मूल्य बताना है। तो अगर 12 कुर्सियों का टोटल मूल्य 3300 रुपये है तो एक कुर्सी का कैसे निकलेगा, 3300 को आपको 12 से भाग कर देना है। सिंपल है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 12 से भाग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, पहले करता हूँ मैं 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 90, 12 7 84 और यहाँ पे 12 पंजे 60, 275 रुपये। आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कि यदि 5 9 11 16 x तथा 18 का औसत 11 हो, x का मान कितना होगा? औसत का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, संख्याओं का जोड़ डिवाइड बाई कुल संख्या। तो पहले संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 11 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 25 में अगर मैं 16 जोड़ रहा हूं तो कितने होंगे, यहाँ पे आपका 41 होगा। 41 में 18 जोड़ दो, कितना होगा आपका 59 होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे 59 प्लस x टोटल हो गया संख्याओं का। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग करने पर औसत हमको 11 दिया हुआ है। क्या क्लियर है सभी का? संख्याओं का जोड़ अपॉन में कुल संख्या, ये क्या है, औसत है। अब ये 6 इधर जाके जब 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 59 प्लस x इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। तो 59 इधर जाके जब 66 में माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ जी 16 में से 9 गए 7। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। 48.5% को भिन्न में बदलो। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। इस प्रश्न को तो आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी को सही आंसर करना है। इसका प्रश्न आपका होमवर्क के लिए मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 44 को जल्दी से सोल्व करेंगे। निम्न में से क्या 22 का वर्ग होगा? 22 का स्क्वायर बताना है, कितना होता है, 484 होता है। आपको रटे होने चाहिए 30 तक का स्क्वायर, 30 तक आपको स्क्वायर उंगलियों पे रटे होने चाहिए। 484 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे तो उसको भी सोल्व करेंगे। बोला है कि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर तथा क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो देखिएगा, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो परिमाप होता है यानी कि पेरीमीटर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? लंबाई आपको दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई हमको पता नहीं है,
और क्षेत्रफल दिया है 108 वर्ग मीटर। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 निमे 108, तो यहाँ पे चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 9 मीटर आ गई। पहला स्टेप क्लियर हो गया सभी का। अब हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके स्क्रीन पर होगा। तो देखिएगा, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल कितना है, 12 है, बी कितना है आपका 9 है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो यहाँ पे 12 + 9 कितने होंगे, 21 होंगे। और 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी गणित कंप्लीट होता है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। बताइएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, अपोजिट लेटर की सीरीज है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए का अपोजिट, जेड का अपोजिट ए है, वाई का बी है, एक्स का सी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू का आपका डी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डी डब्ल्यू मत करना क्योंकि आपका लास्ट वाला अल्फाबेट पहले है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक एक माइनस भी कर सकते हो। जैसे जेड के बाद वाई आएगा माइनस करने पे, फिर यहाँ पे एक्स आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ए बी सी, फिर यहाँ पे डी आ जाएगा। ऑप्शन ए आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का, यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर मैच करेंगे। देखो ये 4 है, 4 से पहली संख्या कौन सी आएगी, 3 आएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। यहाँ पे संख्या 9 दे रखी है, 9 से पहले कौन सी संख्या आती है, 8 आती है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। 8 में 72। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को ये वाला स्टेप। चलो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर दे दो। देखिएगा यहाँ पे सी क्या है, सी के बाद डी और ई को छोड़ के एफ पुट हुआ है। एफ के बाद क्या है, जी और एच को छोड़ के आई पुट किया है। आई के बाद जे और के को छोड़ के एल पुट किया है। एल के बाद एम और एन को छोड़ के ओ पुट किया है। अब क्या होगा, ओ के बाद पी और क्यू को छोड़ेंगे तो आपका आर आएगा। फिर आर के बाद क्या है, एस और टी को छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे यू आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आर और यू। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दूनी 4 है, 4 तिया 12 है, 12 चौके 48 है, 48 पंजे 240। तो अब 240 मल्टीप्लाई 6 होगा, है ना। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, आज का मॉडल पेपर आपको जरूर पसंद आया होगा। इस प्रश्न का आंसर पहले जल्दी से दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपको दे रखा है रेजुविनेशन, तो देखिएगा नेशन बन सकता है आपका, 10 भी जो है ये बन सकता है, टीयर भी आपका बन सकता है, रिवीजन आपका नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट एस दिया हुआ है और एस जो है इस पूरे रेजुविनेशन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। तो दोस्तों ये था आपके पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया है सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं, इस तरह से, और साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लेकर चलनी है। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक यानी कि मॉडल पेपर्स नहीं लिए हैं तो उनको जल्दी से लीजिएगा। राइट, चलिए अपना स्कोर कमेंट करेंगे। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।